हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जीत चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज हम कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका भारत में विस्तार हम देख रहे थे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक देखा वो था कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल विजय। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें अभी तक हमने क्या देखा, हमने इसमें प्लासी का युद्ध पढ़ा है। ठीक है, प्लासी का युद्ध जिसमें जो है हम मीर जाफर और इन सभी की बातें करते हैं। और प्लासी के युद्ध के बाद आपका राजा कौन बनता है, यानी कि आपका बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर जाफर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे प्लासी के युद्ध के बाद हम अपना प्रयास जारी करेंगे इतिहास को समझने का। और उस प्रयास में हमारी अगली सीढ़ी है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, वो प्लासी के युद्ध में वो साथ देता है अंग्रेजों का। ठीक है, अब प्लासी के युद्ध में जब वो अंग्रेजों का साथ देता है तो अंग्रेज बदले में क्या करते हैं, उसको बना देते हैं बंगाल का नवाब। और इसी के साथ आपका बक्सर का युद्ध की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो भी बन जाता है। अब यहाँ से जब चीजें शुरू होती हैं तो हम ये समझेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर का बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, क्यों होती है, बक्सर का युद्ध क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो एक फैक्ट याद कर लीजिए, बक्सर बक्सर का युद्ध जो है वो आपका होता है 22 अक्टूबर को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है। अब होता क्या है, प्लासी के युद्ध के बाद आपके अगले जो बंगाल के नवाब हैं वो बन चुके हैं मीर जाफर। कौन बन चुका है? मीर जाफर। ये आपके बंगाल के अगले नवाब हैं। ये 1757 में नवाब बनेंगे और 1760 तक ये आपके बंगाल के नवाब रहते हैं। ठीक है, बट चूंकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि मीर जाफर, उसको नवाब किसने बनाया था? कंपनी ने, यानी अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने उसको नवाब बनाया, जिसकी वजह से जो लोकल जमींदार थे, ठीक है, जो लोकल सैनिक थे उनके, उनका सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद और भी, जब इसको मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया था तो कई सारी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी थी, जहाँ पे उसको मीर जाफर को फाइनेंशियली जो है वो हेल्प करनी थी उनको। ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉफिट पहुंचाना था, आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना था कंपनी को, और उसके साथ ही साथ उनको व्यापार में भी फायदा पहुंचाना था। वही अंग्रेजों ने उससे उम्मीद की थी, लेकिन उन उम्मीदों पे मीर जाफर खरा नहीं उतर रहा था। मीर जाफर उनको वो आर्थिक फायदे नहीं पहुंचा पा रहा था जिसकी उम्मीद अंग्रेजों ने की थी उसको नवाब बनाते समय। और जो क्लाइव का, ये जो आपके मीर जाफर थे, ठीक है, इनको क्लाइव का जयकाल कहा गया था। जयकाल का मतलब होता है सियार। ठीक है, सियार आप लोग समझते हैं, जयकाल। तो इनको क्लाइव का जयकाल कहा जाता था और धीरे धीरे वो अंग्रेजों के ही विरुद्ध हो गए और उन्होंने साथ दिया किसका? डचों का। मीर जाफर ने साथ दिया डचों का। ठीक है, डच का वो साथ देते हैं। अब जब वो डच का साथ देते हैं तो क्या होता है उसमें कि वो जो यूरोपियन लाइन्स हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे फैक्ट्री बनाना चाह रहे थे, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग अपनी जो सेना है उसको बनाना चाहते थे, जिसमें वो डच की हेल्प ले रहे थे। अब इसी के चलते भैया हो जाता है युद्ध। ठीक है, मतलब क्या होता है, यूनियन बन गई मीर जाफर और डच की। किसके अगेंस्ट में? इंग्लिश के अगेंस्ट में। इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन। इन अब जब इंग्लिश विरुद्ध है मीर जाफर के और डच के, तो यहाँ पे होती है एक बैटल। यहाँ पे होती है एक बैटल, और उस बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ बिदारा। क्या है? बैटल ऑफ बिदारा। बैटल ऑफ बिदारा को ही हम बैटल ऑफ हुगली के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ हुगली के नाम से भी जानते हैं। और कब होती है बैटल ऑफ हुगली या बैटल ऑफ बिदारा? तो ये होती है 1759 में। कब होती है? 1759 1759 में बैटल ऑफ बिदारा होती है। इसको हम बैटल ऑफ बिदारा, बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ चिनसुरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ चिनसुरा।
ये इसका नाम है, ये भी इसका नाम है और ये भी इसका नाम है। बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ बिदारा, बैटल ऑफ हुगली, ये होती है 1759 में। किसके किसके बीच में होती है? अंग्रेजों, एक तरफ होते हैं अंग्रेज पहली पार्टी और उनकी अपोजिशन पार्टी होती है मीर जाफर प्लस डच, और अंग्रेज क्या करते हैं यहाँ पे डच और मीर जाफर को बैटल ऑफ बिदारा में हरा देते हैं। अब बैटल ऑफ बिदारा में जब वो हरा दिए तो अब उनका मन था कि भैया ऐसा है, मीर जाफर को तो अब नवाब की गद्दी से हटाना पड़ेगा। अब जब मीर जाफर को नवाब की गद्दी से हटाने का प्लान करते हैं तो उस समय आपके गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये थे वंशी टाट। कौन थे? वंशी टाट आपके नवाब सॉरी गवर्नर थे बंगाल के, जो 1760 में बने थे। किसके बाद में? क्लाइव के बाद में। ठीक है, क्लाइव के बाद आपके 1760 में गवर्नर बने थे वंशी टाट। इन्होंने मीर जाफर को रिमूव कर दिया। इन्होंने क्या किया? मीर जाफर की जगह अगला नवाब बनाया मीर कासिम को। किसको बनाया? मीर कासिम को। तो मीर कासिम नवाब बनेंगे 1760 1760 में। ठीक है, 1760 में मीर कासिम आपके नवाब बनेंगे बंगाल के। यहां तक चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट आपको नहीं है? ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए क्या है कि मीर जाफर, ये इस चीजों को थोड़ा सा आप लोग फैक्चुअल बेसिस पे नोट जरूर कर लिया करें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए क्या कि मीर जाफर जो हैं वो 1757 से 1760 तक आपके नवाब रहते हैं बंगाल के, यानी 1757 1760, और उनकी दोस्ती हो जाती है डचों से और वो हो जाते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। और जब वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं 1760 में, तो अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं जब डच के साथ देते हुए, तो 1759 में अंग्रेज उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं और बैटल होती है, जिसको हम बोलते हैं युद्ध होता है, जिसको हम बोलते हैं बिदारा का युद्ध, चिंसुरा का युद्ध या हुगली का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ बिदारा, बैटल ऑफ हुगली जो होती है 1759 में, 1759 में। और इस युद्ध में विजय होते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज क्या करते हैं? सबसे पहले मीर जाफर को नवाब की गद्दी से हटा देते हैं और उनकी जगह आपके अगले नवाब बनते हैं मीर कासिम 1760 में। यहां तक आपने देखा। अब हम बात करते हैं मीर कासिम की। तो जो मीर कासिम है, इसका अगर हम ओरिजिनल नेम देखें तो ये था इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला, इत्माद उद दौला, इत्माद उद दौला, नोट कर लीजिएगा। इत्माद उद दौला किसका नाम था? मीर कासिम का। और ये नवाब रहेगा 1760 से 1764 तक। 1760 से 1764 तक मीर कासिम जो है वो बंगाल के नवाब रहेंगे। अब जब ये नवाब बनते हैं तो सबसे पहला ये कहते हैं कि देखो ऐसा है, हमको नवाब बनाया अंग्रेजों ने, एहसान किया, माना, लेकिन वो किसी का एहसान लेता नहीं। वो कहता है कि ठीक है, आपने जो एहसान किया हम उसके बदले आपको इतनी चीजें देंगे कि वो आपके उस एहसान से ज्यादा होंगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा आपका लेना देना नहीं रहेगा। ऐसा उसकी सोच थी मीर कासिम की। तो मीर कासिम ऐसा सोचते थे। तो सबसे पहले मीर कासिम क्या करेगा, हम उन चीजों को समझेंगे। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आपको अब बताएंगे मीर कासिम के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ठंड में, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, ठंड में ना रफ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत की जा सकती है, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो जो आप लोग पहली बार देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिए आगे, और भी लोग थोड़ा सा लाभान्वित हो जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हम फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके मिस हों। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लाइक भी ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ ये किसी भी चैनल पे इतना डिस्क्राइब्ड वे में नहीं होगा। इसी चक्कर में थोड़ी सी वीडियोस भी लंबी होती हैं, लेंदी होती हैं, जिसकी शिकायत आप लोगों में से कई लोग मुझे पर्सनली करते हैं। अच्छा, पर्सनली शिकायत की बात आती है तो मैं आपको वो नंबर एक बार फिर, जो हर लेक्चर में देता हूँ, एक बार फिर दे रहा हूँ।
अपनी किसी भी क्वेरी को लेके आप इसको मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8368616092, 8368616092, 8368616092। आप इस पे कॉल नहीं लगेगा, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे टेक्स्ट और वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। कोई भी क्वेरी होने पे आप किसी भी तरीके की कोई स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए, एजुकेशन फील्ड की किसी भी हेल्प के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे अब आपके अगले बंगाल के नवाब बनते हैं मीर कासिम। मीर कासिम और इनका नाम है इत्माद उद दौला। क्या नाम है? इत्माद उद दौला इनका नाम है, मीर कासिम का। ये 1760 से 1740 तक आपके 1760 से 1764 तक बंगाल के नवाब रहेंगे। जैसे ही मीर कासिम नवाब बनता है वो सबसे पहले देता है इंग्लिश को जमींदारी, अंग्रेजों को क्या करता है? जमींदारी देता है 3 जगह की। सबसे पहले आपका आता है बुर्दवान, ठीक है, बुर्दवान आएगा, उसके बाद चिटगांग और मिदनापुर, उसके बाद चिट्टागोंग और इसके बाद मिदनापुर। इन 3 जगह की जमींदारी देता है, ठीक है। तो मीर कासिम ने कहां कहां की जमींदारी दी थी अंग्रेजों को? तो वो था आपका बुर्दवान, चिटगांग और मिदनापुर। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव द कंपनी हाफ ऑफ द शेयर ऑफ चूड़म ट्रेड ऑफ सिलहट प्लस हाफ शेयर यानी कि आधा हिस्सा ऑफ चूड़म शेयर ऑफ सिलहट, चूड़म शेयर ऑफ सिलहट, ये इनको प्रॉमिस करता है देने की, ठीक है। चूड़म ट्रेड, जो चूड़म व्यापार है उसमें हाफ शेयर देने की बात करता है, ठीक है। यहां पे चूड़म ट्रेड है ना कि शेयर। हाफ शेयर ऑफ चूड़म ट्रेड ऑफ सिलहट, चूड़म का व्यापार है उसमें आधा शेयर देने की बात करता है, ठीक है। However, relations of the Nawab and company disturbed in near future. Mir Qasim wanted to free the kingdom from the British control. Accordingly, he gradually started his process through following ways. अब वो चाहता था कि जो इनका कंट्रोल है ब्रिटिशर्स का वो बंगाल से हट जाए, ठीक है। उन्होंने हमको नवाब बना दिया, हमने उनको बहुत कुछ दे दिया, अब भैया आप हमको कंट्रोल ना करो, हम प्रशासन अपने हिसाब से चलाएंगे, राजस्व वसूली हम अपने हिसाब से करेंगे, सब चीज़ हम अपने हिसाब से करेंगे, हम नहीं चाहते कि आप इंटरफेयर करें। तो ये चीज करने के लिए वो उनका कंट्रोल अपने ऊपर से हटाने के लिए 4 स्टेप उठाता है, ठीक है। क्या करेगा? टू रिमूव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो सबसे पहले क्या करेगा? शिफ्ट कैपिटल मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, इन बिहार। तो सबसे पहले वो क्या किया कि जो राजधानी थी बंगाल की उसको कहां से कहां शिफ्ट किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है उसने वो शिफ्ट की अपनी कैपिटल। मुर्शिदाबाद से मुंगेर उसने अपनी राजधानी शिफ्ट की। उसके बाद में उसने ब्यूरोक्रेसी को रीसफल किया। किसको सफल किया? ब्यूरोक्रेसी को उसने रीसफल किया। सब नोट डाउन करते रहिएगा। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही जो था उसको नौकरशाहों का स्थानांतरण किया, ठीक है, और अपने मन पसंदीदा लोगों को उसने ब्यूरोक्रेट बनाया यानी कि नौकरशाह बनाया। उसके बाद तीसरा उसने सबसे बड़ी चीज की, उसने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। क्या किया?
मॉडर्नाइज हिज आर्मी। और इसके लिए उसने गन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट किया कहाँ पे? मुंगेर में। कहाँ किया? मुंगेर में गन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, बंदूकों के निर्माण के लिए उसने इस्टेब्लिशमेंट किया, एक निर्माण किया कहाँ पे? मुंगेर में। और उसके बाद उसने क्या किया? एक थे राम नारायण। क्या नाम है? राम नारायण। तो राम नारायण आपके थे डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या थे ये? डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल। ये जो है ना, लॉयल थे किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। लॉयल थे ये इंग्लिश के लिए, वफादार थे, लॉयल टू इंग्लिश, अंग्रेजों के लिए ये वफादार थे। तो इनको सबसे पहले उसने क्या किया? इनकी पोस्ट से हटा दिया। ठीक है, और इनको एग्जीक्यूट कर दिया वहां से। तो ये एक ब्रीफ हुआ इतना, हम आगे देखेंगे, इसको नोट डाउन करिए। क्या है इसमें कि सबसे पहले मीर कासिम 1760 में जब नवाब बनता है अंग्रेजों की मदद से, तो वो क्या करता है? सबसे पहले तो वो जमींदारी दे देता है बुर्दवान की, चिटागोंग की और मिदनापुर की। ठीक है, अंग्रेजों को ये 3 जगह की जिम्मेदारी देता है और हाफ शेयर ऑफ चूड़म ट्रेड ऑफ सिलहट देने की बात करता है। ठीक है, सिलहट के चूड़म व्यापार में वो आधा हिस्सा उनको देने की बात करता है। और उसके बाद वो चाहता था कि जो ब्रिटिश का कंट्रोल है उसके ऊपर से वो हट जाए। उसके लिए वो 4 स्टेप उठाता है। सबसे पहला स्टेप है वो अपनी राजधानी शिफ्ट करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम से पूछा गया वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में, कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने शिफ्ट की थी राजधानी बंगाल की? तो आंसर होगा मीर कासिम। मीर कासिम का ओरिजिनल नाम क्या है? इत्माद उद दौला। इत्माद उद दौला। क्या नाम है? इत्माद उद दौला। और दूसरा उसने किया, ब्यूरोक्रेसी को रिसफल किया, यानी कि जो नौकरशाह थे उनका स्थानांतरण किया। और इसके बाद उसने मॉडर्नाइज किया उसकी आर्मी को और मुंगेर में एक गन्स फैक्ट्री बनाने का इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया? राम नारायण नाम के व्यक्ति जो कि डिप्टी गवर्नर थे बंगाल के, ठीक है, बंगाल के जो उप राज्यपाल थे, डिप्टी गवर्नर थे, उनको क्या किया? उसने पोस्ट से हटा के और बाहर कर दिया, बंगाल से एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये उसने स्टेप उठाए किस उपलक्ष्य में? तो ये स्टेप उसने उठाए थे अपने आप को अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर करने के लिए। अब यहां तक की चीजें आप समझ गए हैं, तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू उठ के आता है वो है दस्तक। दस्तक आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको परिवहन अधिकारी वाला एग्जाम्पल दिया था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद होगा। दस्तक आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं, क्योंकि दस्तक ही जो है वो यहाँ पे सारे फसाद की जड़ बनता है। ठीक है, दस्तक जो था वो एक पास के रूप में दिया गया था। कंपनी दस्तक इशू करता था। दस्तक एक पास था। क्या था? एक पास था जिसको कंपनी इशू करती थी अपने ट्रेड के लिए। ठीक है, मतलब कि जो कंपनी का ट्रेड था उसके लिए दस्तक पास वो अपने अधिकारियों को देते थे और उससे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था ट्रेड करने में। तो अब बात हम करेंगे दस्तक की। किसकी बात करेंगे? दस्तक की। जब हम दस्तक के बारे में बात करते हैं तो आपको 1717 का फर्रुखसियर का गोल्डन फरमान याद आएगा। ठीक है, गोल्डन फरमान ऑफ फर्रुखसियर ऑफ 1717। 1717 में फर्रुखसियर ने एक गोल्डन फरमान जारी किया था जिसमें एक दस्तक इशू करने की परमिट दी गई थी। दस्तक क्या होता था कि दस्तक एक पास था जो कंपनी के, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके अधिकारियों को वो पास मिलता था और उस पास से वो जो इंटरनल ट्रेड होता है, ठीक है, जो इंटरनल ट्रेड था उस पे जिस अधिकारी के पास में वो पास है, जिस अधिकारी के जो अधिकारी उसके जिसके पास में पास होगा, वो पास लेके वो जब जा रहा है कंपनी का सामान लेके, वो ट्रेड के लिए लेके जा रहा है, तो इंटरनल ट्रेड पे उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ये प्राइवेट ट्रेड के लिए नहीं था। मतलब
मैं कंपनी में मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर के लिए कुछ सामान खरीद रहा हूं और उसको मतलब ट्रेड कर रहा हूं। वो कंपनी का नहीं है, वो मेरा ट्रेड है और मैं कंपनी का अधिकारी हूं, इसलिए मैं उस दस्तक को यूज करके और उससे टैक्स से बच जाऊं, तो ये चीज गलत थी। ठीक है, ये मेरे लिए नहीं था, ये उस लिए था कि जब मैं ऑन ड्यूटी हूं, मैं कंपनी का सामान लेके ट्रेड कर रहा हूं, मैं कंपनी का सामान लेके जा रहा हूं, तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा इंटरनल ट्रेड के लिए। वो था दस्तक। ऐसे समझिए, आज के समय टोल टैक्स है, आप टोल गेट से जाते हैं। अब परिवहन विभाग की गाड़ी जो सरकारी काम के लिए जा रही है, उसको टोल टैक्स नहीं देना है, ये रूल है। ठीक है, उनको उस चीज से छूट है। लेकिन परिवहन विकास का ही कोई अधिकारी अपनी गाड़ी में जा रहा है, तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली जा रहा है, वो सरकारी काम से नहीं जा रहा है। वो अब मान लिया वो अपने ऑफिस से अपनी 4 व्हीलर से घर जा रहा है, तो वो तो उसका पर्सनल मैटर है, वो कंपनी का तो है नहीं, वो गवर्नमेंटल तो है नहीं। ठीक है, वो सरकारी नहीं है, वो उसका व्यक्तिगत है। तो जहां पे व्यक्तिगत चीजें आती हैं, वहां पे वो पास नहीं काम करेगा, ये रूल होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब भैया अगर हम परिवहन विभाग में अधिकारी हैं, तो हम चाहे सरकारी काम से जा रहे हो, चाहे हम अपने पर्सनल काम से जा रहे हो, हम टैक्स नहीं देते। हम टोल गेट पे वो पास दिखा देते हैं, जो कार्ड हमको मिलता है कि हाँ हम परिवहन विभाग में अधिकारी हैं, और वो दिखा के हम चले जाते हैं। बहुत से लोग तो उससे भी हद नालायक होते हैं। वो क्या करते हैं, हम उनके भतीजे, हम उनके बेटे, हम उनका कार्ड लेके निकल गए, हम दिखा के निकल गए, हमने टोल टोल टैक्स नहीं दिया टोल गेट पे। तो सरकार ने किस लिए दिया कि परिवहन विभाग का काम करने के लिए जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, उनको टोल टैक्स नहीं देना है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये सरकारी था, ये नियम था, लेकिन हम उसको तोड़ते हैं कैसे कि जो परिवहन विभाग का अधिकारी है वो सरकारी काम से नहीं जा रहा है, अपने पर्सनल काम से जा रहा है, तब भी वो टैक्स नहीं देता, टोल गेट नहीं देता है। तो ये व्यक्तिगत काम हो गया, यहाँ पे ये प्राइवेट ट्रेड में आ गया। ठीक है, व्यक्तिगत व्यापार में आ गया। तो ये चीज में आपका पास जो है वो काम नहीं करता नियम से, लेकिन हम उसको करते हैं, तो हम इलीगल काम कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, हम नहीं भी हैं, हमारा जो है भतीजा, हमारा भाई हमारा कार्ड लेके चला जा रहा है कि भैया हम परिवहन विभाग में अधिकारी हैं, उनकी गाड़ी है, हम यहाँ से वहां जा रहे हैं, हम टोल टैक्स नहीं देंगे। तो ये चीजें होती हैं। तो ये अगर ये इस पे एक्शन ले गवर्नमेंट, तो आपके ऊपर तो केस हो सकता है। सेम उसी तरीके से दस्तक था कि जिसके पास दस्तक है उसको टैक्स नहीं देना। लेकिन दस्तक किसके पास होती थी, किसको टैक्स नहीं देना है? जो कंपनी का व्यापार कर रहा है। लेकिन जब बात अपने व्यापार की आती, प्राइवेट ट्रेड की, तो अधिकारी लोग क्या करते थे, अपना ट्रेड भी करते थे। मतलब जो कंपनी के नाम पे ले जा रहे हैं वो तो था ही, टैक्स नहीं दे रहे थे। अब जो खुद का सामान भी लेके जा रहा है, खुद का जो पर्सनल ट्रेड है, प्राइवेट ट्रेड है, उसमें भी वो टैक्स नहीं दे रहे थे, दस्तक का यूज कर रहे थे। और ये तो तब भी ठीक था। हद तो तब हुई कि क्या हुआ, अब इसको आप समझिए कि अंग्रेज जब अंतरराज्यीय अंतरदेशीय व्यापार कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं, तो वो टैक्स नहीं दे रहे हैं कंपनी के दस्तक के वजह से। लेकिन जो इंडियंस हैं, अब ऐसे समझिए, इंग्लिश क्या कर रहे हैं, 0 रुपये दे रहे हैं टैक्स, 0 रुपये दे रहे हैं। वहीं जब कोई इंडियन ट्रेड कर रहा है, तो वो दे रहा है, मान लेते हैं कि 1,000 रुपए, 1,000 रुपए दे रहा है इंडियन ट्रेड करने के लिए, इंग्लिश दे रहे हैं 0। तो जो बंगाल के नवाब हैं या बंगाल की जो गवर्नमेंट है, उसको टैक्स मिल रहा है, उसका राजकोष में पैसा आ रहा है, किससे? इंडियन ट्रेड से आ रहा है। जो इंडियन इंटरनल ट्रेड है, उससे पर ट्रेड उनको 1,000 रुपए मिल रहा है, जबकि ब्रिटिशर्स से 0 मिल रहा है। तो ये तो भैया इन्होंने खुद ही माफ किया था, फर्रुखसियर ने अपने फरमान में। लेकिन उन्होंने माफ किया था ब्रिटिश कंपनी के ट्रेड के लिए, ना कि पर्सनल ट्रेड के लिए, प्राइवेट ट्रेड के लिए उन्होंने ये पास नहीं इशू किया था, ये दस्तक नहीं दिया था, लेकिन ये लोग यूज करते थे। तो वो प्राइवेट ट्रेड में यूज कर रहे, इससे तो नाराज चल ही रहे थे। अब उससे बड़ी बात क्या हुई कि इंडियंस जो 1,000 रुपए दे रहे हैं ट्रेड में, अब क्या हुआ, इंग्लिश लोगों ने पैसा कमाने का सोचा। जो इनके ऑफिसर थे, ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको ऑफर किया। ठीक है, क्या ऑफर किया कि देखो तुम ट्रेड में दे रहे हो 1,000 रुपए, हम एक काम करते हैं, तुम हमको 500 रुपए दो। कितना दो? 500 रुपए दो, और तुमको हम दे देंगे दस्तक। क्या दे देंगे?
दस्तक, और जिसके पास दस्तक है उसको टैक्स नहीं देना होता है। क्या नहीं देना होता है? टैक्स नहीं देना होता है। जिसके पास दस्तक है उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। तो अब इंडियंस जो थे उन्होंने क्या देखा कि भैया हम तो दे रहे 1,000 रुपए टैक्स, हम जब बिहार से और कलकत्ता में हम व्यापार करने जा रहे हैं, अपना सामान लेके जा रहे हैं, तो हमको देने पड़ रहे हैं 1,000 रुपए सरकार को। तो सरकारी कोष में जाता था 1,000 रुपए। अब हमको यार वही चीज 500 में मिल जा रही है, अगर हम इनको 500 रुपए दे दें तो ये हमको दे देंगे दस्तक, और जो ये दस्तक है इसकी वजह से हमको सरकार को पैसा नहीं देना होगा, हमको टैक्स नहीं देना होगा। तो हमारा व्यापार कितने रुपए में हो जाएगा? 500 रुपए में हो जाएगा। इससे पहले कितने में हो रहा था? 1,000 में। लेकिन अब जो ये 500 देने की बात आती है तो यहां पे जो राजकोष है आपका, ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो मुद्रा भंडार है वहां पे कितना पैसा जा रहा है? जीरो जा रहा है। कितना जा रहा है? जीरो। ये सारा किसके पास जा रहा है? ब्रिटिशर्स के पास। किसके पास जा रहा है? ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके पास में जा रहा है 500 रुपए। तो अब क्या हुआ? राजकोष में टैक्स नहीं जा रहा था इस चक्कर में। अब जब राजकोष में टैक्स नहीं जा रहा है तो राजकोष तो खाली होने लगेगा, राजकोष में पैसे नहीं रहेगा, तो भाई डेवलपमेंट कैसे होगा? विकास कार्य के लिए तो पैसा चाहिए। ये 500 कहां जा रहा है? ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास में। और सरकार के पास जो 1,000 जाता था वो कितना जा रहा? जीरो जा रहा। तो इससे तो भैया हो गए जो आपके बंगाल के नवाब थे वो पूरी तरीके से रुष्ट हो गए। और जब बंगाल के नवाब इससे रुष्ट हो गए तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई का रूप तो लेगा ही, वो एग्रेशन तो निकालेगा। भाई नवाब है वो ऐरा गैरा कोई इंसान नहीं है कि कोई आके उसको नुकसान पहुंचा के चला जाए। तो इसके बाद में क्या होता है कि एक बार तो ये कोशिश करता है, जो आपका मीर कासिम है वो कोशिश करता है इस नुकसान से बचने के लिए, और वो जाता है जो आपकी बंगाल की ब्रिटिश काउंसिल थी, ठीक है, बंगाल्स ब्रिटिश काउंसिल, वहां जाता है इसकी शिकायत करने। बंगाल की ब्रिटिश काउंसिल की बंगाल के ब्रिटिश काउंसिल के पास जाता है। और यहां पे मेंबर कौन है ब्रिटिश काउंसिल के? हेस्टिंग्स हैं और वंशी टार्ट हैं। हेस्टिंग्स और वंशी टार्ट जो हैं वो आपके मेंबर हैं ब्रिटिश काउंसिल के। ये लोग इसकी बात को ध्यान नहीं देते हैं, अवॉइड कर देते हैं उसके सजेशन को। अब उसके बाद मामला फंसेगा। अब जब यहां पे भी काम नहीं चला तो उसने क्या कहा? मीर कासिम ने कहा कि ऐसा है, अब इंग्लिश के पास दस्तक थी, इंग्लिश के पास क्या थी? दस्तक थी, तो ये दे रहे थे 0 रुपए। इनके पास दस्तक नहीं थी लेकिन फिर भी ये कितना दे रहे थे? 0 रुपए। क्यों? क्योंकि ये तो पैसा लेके दस्तक खरीद ले रहे थे। अब जब पैसा लेके वो ये दस्तक 500 रुपए में खरीद ले रहे तो ये 500 तो ब्रिटिश को दे रहे हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट को, यानी कि जो बंगाल की गवर्नमेंट थी उसको कितना मिल रहा था? उसको तो 0 मिल रहा था। तो देखा कि भैया जब इनको भी 0 मिल रहा है, इनसे भी हमको 0 मिल रहा है इंग्लिश से, और इंडियन से भी हमको 0 मिल रहा है, जब इंग्लिश से भी 0 मिल रहा है और इंडियन से भी 0 मिल रहा है तो हमें टैक्स से ना हटा दें। तो उसने क्या किया? मीर कासिम ने जो इनलैंड ड्यूटीज थी, क्या थी? इनलैंड ड्यूटीज, यानी कि जो आंतरिक कर थे, ठीक है, जो बंगाल के भूभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के जो आंतरिक कर थे उसको इसने हटा दिया। तो अब ना तो उसको अंग्रेजों से टैक्स लेना है ना इंडियन से टैक्स लेना है। अब जब इंडियंस 1,000 टैक्स देने 1,000 टैक्स जो देते थे पहले, तो उसको उससे बचने के लिए 500 रुपए में इनसे ले लेते थे दस्तक। अब जब उसको टैक्स ही नहीं देना तो वो इनसे दस्तक भी नहीं खरीदेगा, तो ना इनसे ना इंडिया वाला टैक्स देगा और ना इंग्लिश वाले टैक्स देंगे। जब दोनों लोग टैक्स नहीं देंगे तो दोनों इक्वल हो गए, अब दस्तक की कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो भैया वो तो ठीक था, अब इसमें नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट को तो पैसा मिल ही नहीं रहा, दोनों का 0 मिल रहा था, तो फिर नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे जो 500 रुपए में दस्तक बेच रहे थे। अभी तक उनको हर दस्तक पे 500 रुपए मिलता था, सरकार को 0 मिलता, तो सरकार ने तो पूरा 0 ही कर दिया। उसने कहा हमको लेना ही नहीं है टैक्स किसी से, जाओ भैया जिसको भी इनलैंड वो ट्रेड करना है करो, जिसको आंतरिक व्यापार करना है करो, हमको टैक्स आप लोगों से लेना ही नहीं।
तो अब ये 500 रुपये में तो ये खरीदेगा नहीं, तो अब जो दस्तक थे वो हो गए वेस्ट। अब जो उनकी पर्सनल इनकम थी, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की पर्सनल इनकम थी, वो वहां पे खत्म हो गई और वो हो गए उससे रुष्ट। और जब रुष्ट हुए तो इनके बीच में हो जाती है लड़ाई। ठीक, इनके बीच में क्या होती है? लड़ाई। और जब लड़ाई होती है तो मीर कासिम जो है वो हार जाता है। ठीक है, मीर कासिम हार जाता है। जब अंग्रेजों में और मीर कासिम में लड़ाई होती है तो वो हार जाता है, और जब वो हारता है तो वो भाग के जाता है लखनऊ के, और लखनऊ के नवाब और मुगल बादशाह से मदद मांगने। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें जो चीजें नोट डाउन आपको करनी है नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब ये युद्ध होता है और मीर कासिम अंग्रेजों से हार जाता है तो उसके बाद क्या होगा। तो भैया जब मीर कासिम हारा तो वो भाग गया बंगाल छोड़ के, और बंगाल छोड़ के कहाँ गया? अवध के नवाब के पास। अब जब अवध के नवाब के पास पहुंचेगा तो वो लोग तो भैया मदद करेंगे ही करेंगे। अब जब बंगाल के नवाब पहुंचे हैं और इधर से लखनऊ के यानी कि अवध के नवाब जो है मदद करेंगे और मुगल बादशाह मदद करेंगे, तो भाई पार्टी बड़ी हो जाएगी। तब तो फिर अंग्रेजों को हराना आसान हो जाएगा जब 3 जगह की सेनाएं मिल जाएंगी। यही सोच के वो लोग जो है फिर आते हैं युद्ध करने। कौन लोग? ये तीनों जो आपकी तिकड़ी है, ये तिकड़ी आ जाएगी आपकी युद्ध करने। अब जब तिकड़ी युद्ध करने आती है उसी को हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध। सिंपल है। ठीक, तो क्या हुआ कि जब मीर कासिम हार गया अंग्रेजों से तो वो भाग के गया अवध और उसने बनाई एक अलायंस। मीर कासिम ने क्या किया? एक अलायंस बनाई, एक समझौता किया। किसके साथ में? अवध के साथ में और मुगल के साथ में। अवध के नवाब थे उस समय शुजाउद्दौला। कौन थे अवध के नवाब उस समय? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला थे आपके अवध के नवाब, और मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड। इन तीनों का गुट बनता है कासिम प्लस शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम और वर्सेस इंग्लिश, वर्सेस इंग्लिश। और यही था आपका बक्सर का युद्ध। और इंग्लिश में लीड कर रहे थे, लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ये अंग्रेजों की तरफ से लीड कर रहे थे। और इसमें इसी को हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ बक्सर। और यहाँ पे जो आपका कासिम है, शुजाउद्दौला है, शाह आलम है, ये हार जाएंगे और इसमें जो इंग्लिश हैं वो जीत जाएंगे। बक्सर के युद्ध में कौन विजेता बनते हैं? इंग्लिश बनते हैं। ठीक, English forces had defeated the combined forces of Sujauddaulah, Mir Qasim and Shah Alam II. Hence, this war established the British as a master of Bengal region and Awadh was placed at their mercy. तो अब यहाँ पे युद्ध हुआ। अब इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ते हैं और हमने क्यों कहा कि अवध वॉज प्लेस्ड एट दियर मर्सी। जो अवध था वो अभी भी स्थापित था अपनी जगह पे, सिर्फ और सिर्फ इन अंग्रेजों की दया से। तो ऐसा क्यों कहा गया हम इसको समझते हैं। तो ये चीज समझ गए। आपके बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। किस किस के बीच में होता है? तो दो पार्टी हैं। एक पार्टी में आपका है ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, और दूसरी पार्टी अंग्रेज। और इसमें जीतेगा कौन? अंग्रेज। अंग्रेज को लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। ये सब फैक्ट आपको याद रखने, इसी को हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का हम युद्ध इसी को कहते हैं। अब हम इसके कुछ परिणामों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक डिसिसिव बैटल रहा है। ठीक है, एक निर्णायक युद्ध रहा अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, क्योंकि इसी के बाद अंग्रेज जो है वो एक राजनीतिक शक्ति जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, जो आए थे अपने आर्थिक फायदे का सोच के और वो फायदा उठा लेते हैं राजनीतिक। कौन सा फायदा उठा लेते हैं? राजनीतिक। तो अब हम इसको समझेंगे यहाँ पे कि क्या चीजें हो रही थी। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ये लोग हार गए, इंडियंस जो थे वो हार गए।
तो अब इसके हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि रियल पावर ऑफ बंगाल, रियल पावर ऑफ बंगाल, ये हम देख रहे हैं प्राइमरी कॉन्सिक्वेंसेज या प्राइमरी चेंजेस। ठीक है, प्राइमरी चेंजेस में सबसे पहले आएगा रियल पावर ऑफ बंगाल। अब ये कौन हो गए रियल पावर ऑफ बंगाल? ये हो गए इंग्लिश। कौन हो गए? इंग्लिश हो गए आपके रियल पावर ऑफ बंगाल। और इसके बाद हम देखते हैं जो रॉबर्ट क्लाइव है, दूसरा क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो फिर से गवर्नर बन गए, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, 1765 में 1765 में ये फिर से बंगाल के गवर्नर बन जाएंगे 1767 तक। कब तक? 1767, 1767 तक ये रहेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगले चेंजेस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आपका आता है सेटलमेंट विद द नवाब ऑफ बंगाल। तो हम अब देखेंगे सेटलमेंट, क्या देखेंगे? हम बात करेंगे सेटलमेंट की। तो नवाब ऑफ बंगाल के साथ क्या सेटलमेंट होता है? मीर जाफर वाज अगेन ब्रॉट टू द थ्रोन। अब यहाँ पे आपके मीर जाफर दोबारा से बंगाल के नवाब बनेंगे। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल दोबारा से कौन बना? मीर जाफर बना। और मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है उसके बाद ही उसकी 1765 यानी 1765 में डेथ हो जाती है। और 1765 में मीर जाफर की डेथ के बाद में आपके अगले जो बंगाल के नवाब बनेंगे तो वो है नाजिमुद्दौला। कौन है? नाजिमुद्दौला, नाजिम उद दौला। ये था माइनर सन, किस क्या था? माइनर सन ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर का अवयस्क पुत्र था, माइनर सन था नाजिमुद्दौला, और वो बन जाता है नवाब। और उसको नवाब बनाया जाता है कुछ शर्तों के साथ में। क्या उसको नवाब बनाया जाता है? कुछ शर्तों के साथ में। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। 1765 में जब नाजिमुद्दौला नवाब बना तो वहां पे जो कंडीशंस रखी गई, सबसे पहले बात की गई कि जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हैं, क्या है? डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, ये आ जाएगा इंग्लिश के हाथ में। किसके हाथ में आ जाएगा? इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगा। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका नायब सूबेदार होगा, अगर हम बात करें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, किसकी बात करें? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल प्रशासक की अगर बात करें, ये सिविल प्रशासन की बात करें तो उसमें जो आपका हेड है नायब सूबेदार, क्या है? नायब सूबेदार। इंग्लिश में हम लिखते हैं सूबेदार और हिंदी में बोलते हैं सूबेदार। ठीक है, तो जो नायब सूबेदार है ये अपॉइंट करेगा कौन? अपॉइंटेड बाय इंग्लिश, अपॉइंटेड बाय इंग्लिश। और जब चाहेंगे तो वो उसको हटा सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। और इसके बाद में सबसे मेन चीज रही कि जो दीवानी राइट्स थे, जो नवाब के, जो बंगाल के नवाब के दीवानी राइट्स थे, वो अब किसके पास चले गए? इंग्लिश के पास में। ठीक है, अब दीवानी राइट्स भी हो गए अंग्रेजों के पास में। यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं। इसके बाद में हम देखेंगे सेटलमेंट विद मुगल एम्परर एंड सेटलमेंट विद शाह आलम, सेटलमेंट विद शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध। तो हम अब बात कर रहे हैं सेटलमेंट की। सेटलमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होने की गुंजाइश ज्यादा है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हों अगर, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों से शेयर करिए, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो यूनिक हैं, अपने ओरिजिनल पर्सपेक्टिव में हैं, सब चीजें वेल एक्सप्लेन्ड हैं और कोशिश की जा रही है कि सब चीजें आपको ऑन द स्पॉट याद भी हो जाए। इसीलिए हम जो भी चीज बता रहे हैं उसको रिपीट भी कर रहे हैं।
अब इतनी मेहनत अगर आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको पर्सनली हमें मैसेज करिए इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में लिखिए। एवरीथिंग इज वेलकम्ड बाय मी। तो अब हम देखेंगे सेटलमेंट की, हम बात करते हैं सबसे पहले शाह आलम सेकंड के साथ। किसके साथ? शाह आलम सेकंड के साथ में। तो इनके साथ एक ट्रिटी होती है 12 अक्टूबर 12 अगस्त 1765। कब होती है? 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को इनके साथ संधि होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। ये होती है 12 अगस्त 1765 को, और इसमें इनको कहा जाता है कि भैया तुमको मिलेगा कड़ा और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। क्या मिलेगा? कड़ा और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। शाह आलम सेकंड को मिल गया कड़ा और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, और इसके बदले में जो शाह आलम सेकंड है वो एक फरमान इशू करता है। क्या इशू करता है? फरमान, जिसमें अंग्रेजों को वो देता है दीवानी राइट्स। क्या देता है? दीवानी राइट्स। और दीवानी राइट्स कहाँ के देता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। कहाँ के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी राइट्स हैं वो मिल जाएंगे किसको? अंग्रेजों को। दीवानी राइट्स टू इंग्लिश। ये होता है शाह आलम के साथ में जो समझौता हुआ, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहां तक की चीजों को नोट करिए जो भी चीजें हैं, और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट बढ़ते हैं सेटलमेंट, जो कि आपका हुआ था अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में। किसके साथ हुआ था? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में वो सेटलमेंट होता है। यार कुछ सजेस्ट करो आप लोग कमेंट बॉक्स में, इजीली इसको वाइप करने के लिए क्या काम आएगा। मैं डस्टर भी ट्राई कर चुका हूँ, मार्कर्स भी अच्छे ब्रांड की कंपनी के हैं, कोई ऐसा इशू तो नहीं होना चाहिए। फिर ये क्यों रफ करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही? क्या ये ठंड की ही वजह से जो मुझे लगता है, या कोई और प्रॉब्लम है? सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। एनीवेज आगे हम बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं सेटलमेंट अब किसके साथ में? शुजाउद्दौला। किसके साथ में? नवाब ऑफ अवध। और इनके साथ में क्या होगा? इनके साथ 16 अगस्त 1765 को जो ट्रिटी साइन की जाएगी उसको बोलते हैं सेकेंड ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। क्या बोलते हैं? सेकेंड ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। कब हुई है? 16 अगस्त 1765। 16 अगस्त 1765 में शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो सेकेंड आपकी ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद है वो होती है। और इसमें कहा जाता है कि जो अवध के नवाब हैं वो वॉर इंडेमनिटी यानी हर्जाने के रूप में ये देंगे इंग्लिश को। क्या देंगे? सबसे पहली बात तो देंगे 50 लाख रुपए। कितने? अंग्रेजों को देंगे 50 लाख रुपए वॉर इंडेमनिटी के रूप में, यानी युद्ध के हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देंगे शुजाउद्दौला। उसके अलावा जो इलाहाबाद और कड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इलाहाबाद और कड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी कि कड़ा जिला, ये देंगे किसको? टू शाह आलम सेकंड। किसको देंगे? शाह आलम सेकंड, जो कि आपका मुगल एम्परर है, उसको देंगे। देखिए मैंने आपको फर्स्ट ट्रीटी में बताया था कि उनको शाह आलम सेकंड को कड़ा और इलाहाबाद का जिला मिलता है, तो यहां से मिलता है। ये देंगे, कौन देगा? शुजाउद्दौला देंगे। ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं? बलवंत सिंह, बलवंत सिंह इनको
बनारस का जमींदार बनाया जाएगा, ठीक है, बनारस का जमींदार जो है इनको बनाया जाएगा, ठीक। इनका संबंध के कहां से है? बनारस से। बनारस का जमींदार इनको बनाया जाए, ऐसा उसमें शर्त रखते हैं अंग्रेज। किस संधि में? इलाहाबाद की द्वितीय संधि में। ये 3 शर्तें हो गई। इसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है, शाह आलम सेकंड ने साइन की थी सब्सिडरी अलायंस। क्या साइन की थी? सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस साइन की, और इसमें कहा गया कि सब्सिडरी अलायंस समझना है आपको बहुत ध्यान से। क्या होता है सब्सिडरी अलायंस? कि कंपनी अवध को, जो आउटसाइडर्स हैं, जो आक्रमणकारी हैं, या बगल के कोई राज्य अगर आक्रमण करता है तो उन सबसे प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। ये कहा अंग्रेजों ने, किसमें? सब्सिडरी अलायंस में। उसके बदले सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है? शुजाउद्दौला को, यानी जो अवध है, अवध का नवाब है, उसको एक सेना रखनी होगी अपने यहाँ, ठीक है। और वो सेना किसकी होगी? वो अंग्रेजों की सेना होगी। वो उस सेना को तुम्हारे यहाँ रख देंगे। हम अंग्रेज हैं, हम शुजाउद्दौला से करें कि हम अपनी सेना आपके यहाँ रखेंगे, आपको हम पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे। कोई आप पे आक्रमण करेगा तो पहले हमारी सेना है, हम लड़ेंगे आपके लिए। लेकिन उस सेना पे जो खर्चा है, उसका वेतन, हर एक चीज, वो सारा कुछ देगा शुजाउद्दौला। मतलब सेना हम रख रहे हैं, लेकिन उसको वेतन, उसका खाना पीना, सब चीज आप देखेंगे। तो ये थी सब्सिडरी अलायंस, जो साइन की थी किसने? अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। तो ये हो गए आपके सारे समझौते। अब यहाँ पे एक खास चीज है कि भाई जब उसने हरा दिया था, ठीक है, जब अंग्रेजों ने अवध के और इन सभी को हरा दिया है, तो फिर भैया कब्जा क्यों नहीं किया अवध पे? अवध पे कब्जा क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन दिमाग में आपके आना चाहिए। अगर क्वेश्चन दिमाग में आया था तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। बाकी हम तो एक्सप्लेन करने के लिए बैठे ही हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो देखिए, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। बफर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपको समझ में आ जाए तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्यों उन्होंने अवध पे कब्जा नहीं किया, अवध को फ्री छोड़ दिया था। उसका भी एक रीजन है, उसको अभी हम समझते हैं। और उस सिस्टम को हम कहते हैं बफर जोन। क्या बोलते हैं? बफर जोन, बफर स्टेट। तो इसको हम समझते हैं, तब तक आप जो है चीजों को थोड़ा समराइज करिए। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं बफर जोन की, तो अब क्या है, जैसे अभी एक ये राज्य है, ठीक, ये एक राज्य है, इसको चारों तरफ से खतरा है, आक्रमण हो सकता है, ठीक है। अब ये सोचिए कि अगर ये एक राज्य है और इसके बगल में एक और राज्य है ऐसे छोटा सा, यहाँ पे अगर एक सोना की टुकड़ी हो इस राज्य में, तो कोई आक्रमणकारी आएगा तो पहले यहाँ आक्रमण करेगा। तो पहली चीज तो यहाँ की सेना की टुकड़ी अगर अच्छी होगी तो इनको हरा देगी, और अगर नहीं भी हराती है तब भी इनको इतना नुकसान होगा कि वो आके फिर आगे यहाँ युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसी जो ये बीच वाला ये क्षेत्र बनता है, इसी को हम बफर बोलते हैं। अब हुआ क्या, ये बंगाल है, ठीक है, ये आपका बंगाल है, ये आपका अवध है। इधर से आक्रमण होने का खतरा है। कहां से खतरा है? इस तरफ से। ये आपका अवध है। अब जब अवध को अगर आप फ्री छोड़ देते हैं, उस पर कब्जा नहीं करते, उसको अपने साम्राज्य में नहीं शामिल करते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि कोई सेना अगर आई तो इससे लड़ाई करी, इससे लड़ाई करके कमजोर हो गई, फिर यहाँ पे आपके बंगाल पे आएगी, तब तक वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि बंगाल की सेना उनको हरा लेगी, पहली चीज।
दूसरी चीज कि अगर वो आई सेना तो हो सकता है यही हरा दे, तो यहाँ पे आँच ही नहीं आएगी। तो इससे क्या होता है कि हम अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो जब इस क्षेत्र को बचाने के लिए इधर के आक्रमणकारियों से हम कोई एक क्षेत्र यहाँ बनाते हैं सेफ रहने के लिए, उसको हम बोलते हैं बफर क्षेत्र। ये क्या है आपका बफर क्षेत्र। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं भारत और चाइना के बीच में तिब्बत से कुछ राजनीतिक भूल हुई पुराने समय में, जिसकी वजह से तिब्बत अब एक स्वतंत्र देश नहीं है। अन्यथा वो एक स्वतंत्र देश होता, और अगर वो स्वतंत्र देश होता तो हमारा ये अक्साई चीन वगैरह ये सब लफड़ा होता ही नहीं। चीन से हमारा कोई सीमा विवाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बीच में तिब्बत था। चाइना हमसे कोई सीमा विवाद रख ही नहीं सकता था। तिब्बत हमारा बफर स्टेट होता, एक बफर नेशन होता। लेकिन कुछ राजनीतिक भूल होने की वजह से लोग इसमें बहुत सारे आरोप लगाते हैं, बट मेरा मानना है कि कभी कभी होता है, हमसे कुछ भूल हो जाती है। बस वो एक दूरदृष्टि जो है दूरदृष्टा नहीं थे हमारे पूर्व नेता, जिसकी वजह से ये गलती हुई। हालांकि उनको पूरी तरीके से ये कहना कि वो दूरदृष्टा नहीं थे, यानी कि वो लंबा नहीं सोचते थे, ये गलत है। कई मामलों में बहुत लंबा सोचा, जो आज हमारे डेवलपमेंट का आधार है, जो बेस है। लेकिन कुछ मामलों में वो उतने दूरदर्शी नहीं थे। नहीं तो तिब्बत आज स्वतंत्र राज्य होता और हमारे और चाइना के बीच में कोई भी सीमा विवाद नहीं होता, ये फालतू के युद्ध लड़ाई झगड़े नहीं होते। खैर जो भी है, तो इसलिए उन्होंने अवध को, ये आप समझे, अवध को बफर स्टेट बनाया था कि जिससे कि वो फ्री रह सकें। अब हम देखते हैं जो बैटल ऑफ बक्सर है उसके सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व। तो सबसे पहले तो ये होगा कि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी हो गई किन क्षेत्रों में। तो ब्रिटिश जो है वो सर्वोच्च हो गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध के क्षेत्र में। सबसे पहली चीज, द बैटल ऑफ बक्सर इस्टेब्लिश्ड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर द रीजन्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा एंड अवध। दिस बैटल प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री पावर इन इंडिया। जो ब्रिटिश हैं उनकी सैन्य क्षमता को साबित किया इसमें। और ऐसे कई सारी चीजें हैं, हमको उतना विशेष समझने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं, इसके बाद आता है बैटल ऑफ जो बक्सर है ना, इसके बाद आपका आ जाता है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, द्वैध शासन। क्या है? इसको हम बोलते हैं द्वैध शासन। जब हम द्वैध शासन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपका 1765 से 1772 तक है, 1765 टू 1772। क्या है ये, हम इसको समझते हैं। तो जब हम द्वैध शासन देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं गवर्नेंस ऑफ बंगाल। क्या देखेंगे? गवर्नेंस ऑफ बंगाल। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसके दो फंक्शंस हैं। जो आपके गवर्नेंस है बंगाल का, उसके दो फंक्शंस हैं। एक है निजामत, निजामत फंक्शंस, और एक है दीवानी फंक्शंस। ये दो इसके फंक्शंस हैं। दीवानी फंक्शन का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन। क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्शन। और निजामत फंक्शन के भी दो पार्ट होते हैं। हम इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो है डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, और दूसरा आपका है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल तो अब यहाँ पे डुअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो क्या होता है यहाँ पे कि देखिए गवर्नेंस के दो फंक्शन हैं। एक तो निजामत है, एक दीवानी है। दीवानी का मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है, और निजामत का मतलब होता है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका निजामत का होता है। तो ये दो फंक्शंस हैं। अब हुआ क्या कि जो दीवानी फंक्शंस थे वो आ गए कंपनी के हाथ में। दीवानी फंक्शंस ये किसके हाथ में आ गए?
कंपनी के हाथ में, और जो निजामत फंक्शंस थे ये आए नवाब के पास। किसके पास आए? नवाब के पास। तो यहाँ पे गवर्नेंस जो है, आपका प्रशासन जो है, जो आपका राज्य व्यवस्था चल रही है, वो दो लोग संभाल रहे हैं अलग अलग। ठीक है, एक तरफ आपका दीवानी फंक्शन है जिसपे कंपनी का कंट्रोल है, दूसरी तरफ निजामत फंक्शंस है जिसपे नवाब का कंट्रोल है। तो जहाँ पे दो अलग अलग लोग रूल करें उसको हम बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन। ठीक है, जैसे अगर आप देखें आज के समय, हम ये बोलें कि जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो अलग सरकार देखेगी, मतलब जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो अलग देखे, जो आपकी क्या बोलते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, अगर हम बोल दिए बोल्स को डिवाइड कर दे दो हिस्सों में और हम कहें कि इस पे दो अलग अलग सरकारें बनेंगी, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की अलग सरकार बनेगी, तो वहां पे क्या होगा, इकोनॉमिक मामले जो होंगे, फाइनेंशियल जो आपके मामले हैं वो कोई और देखेगा, और जो आपके अदर पॉलिटिकल मैटर्स है वो कोई और देखेगा। दो गवर्नमेंट हुई तो इसी को हम बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन। ठीक है, और ये बिहार, ये आपका बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ 1765 में, और कब तक रहा? 1772 में। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल चीजें चलती हैं। इसमें डुअल गवर्नेंस को लेके हम और जो चीजें होंगी वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं। और इसके बाद में हम आपके शुरुआत करेंगे एंग्लो मैसूर वार की, जो आपका मैसूर का क्षेत्र है उसके बारे में। और यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर्सनली मुझे टेक्स्ट करिए, और वीडियो को लाइक करिए। अभी तक तो सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। शेयर कर दीजिए और भी लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट करिए कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो उस मेहनत का कुछ फल जो है वो मुझे एक मोटिवेशन के रूप में मिले, और इससे मैं आगे कंटिन्यू अपनी मेहनत रखूं, जिससे आपको सारे लेक्चर्स मिलते रहें। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।